माइनस x1 इज़ इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा AT, और जब आप जे वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज़ इक्वल टू BT, और इसी तरह z माइनस z1 इज़ इक्वल टू CT। आपके पास कंपेयरिंग के बाद ये 3 इक्वेशंस आई हैं, और आपने अगर बुक से आप उस डेफिनेशन को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने वहाँ पर देखा था, यहाँ से x इज़ इक्वल टू x1 प्लस AT, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस BT, z इज़ इक्वल टू z1 प्लस CT, और वहाँ पर आपने ये वाली तीनों इक्वेशंस देखी थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो हमने पॉइंट लेट किया था वो बुक से x0, y0 और z0 था, जबकि यहाँ पर जो हमने पॉइंट लेट किया था वो था x1, y1 और z1, यानी सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है, बाकी सारी इक्वेशन हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास मेन इक्वेशन आ गई। इसके बाद आपने इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये तीनों जो चीज़ें हैं ये डिफ़ाइन करती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस को। उसके बाद एक चीज़ आती है सिमेट्रिकल लाइंस या सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइंस। तो ये क्या होता है, अगर आप यहाँ से देखो इसी वाले के अंदर, आप इधर से t की वैल्यूज़ एक साइड पर लिख लो और बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ रहने दो, यानी आपको t इज़ इक्वल टू x माइनस x1 ओवर a, इसी तरह y माइनस y1 ओवर b इज़ इक्वल टू t, और तीसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी z माइनस z1 ओवर c इज़ इक्वल टू t। ठीक है, तो अब ये देखें ये तीनों चीज़ें किसके इक्वल हैं, t के, और t के अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये सारी तीनों चीज़ें भी इक्वल होंगी। तो मैं इनको ऐसे करके लिख सकती हूँ, x माइनस x1 ओवर a इज़ इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इज़ इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c इज़ इक्वल टू t। तो ये है आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइंस। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो इसके